हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 हिंदी व्याकरण में से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रचना के आधार पर वाक्य भेद और उपवाक्य। इनमें से आपके जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली फिक्स होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो रचना के आधार पर वाक्य के केवल 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। आपका पहला है सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य, दूसरा नाम हो सकता है, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य, ठीक है। अब हम थोड़ी थोड़ी सी बातें भी जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन को करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य कहते हैं। अगर और आसान शब्दों में देखो तो यहाँ पर केवल एक ही काम होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सरल वाक्य बोलते हैं। जब एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और जब आप संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पढ़ लोगे ना तो सरल वाक्य अपने आप ही अलग हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। जब भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य इन चीजों से जुड़ जाए, ठीक है ना। सरल वाक्य जब अगर इन चीजों से जुड़ जाए, जैसे और, है, एवं, तथा। अब ये देखिए, ये तीनों एक ही वर्ड है, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर तो, या तो, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। ऐसे अगर शब्दों के साथ 2 जो वाक्य जुड़े हो तो इस टाइप के जो वाक्य होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य बोलेंगे। मेनली जो आपके ये है ना, ये योजक चिन्ह है जिससे हम पता कर लेते हैं कि कोई सा वाक्य किस तरीके से है। तो ये चीज जो है आपको अपने माइंड में बिठाना होगा। एक तो देखिए और है, एक या है, तो और बोले, एवं बोले, तथा बोले एक ही बात है, या बोले, अथवा बोले एक ही बात है, इसलिए बोले, अतः बोले एक ही बात है, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है ना। इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, मतलब इस टाइप के जो वर्ड्स आएंगे उसमें से आप समझ लोगे कि ये वाला आपका जो सेंटेंस है, मतलब ये वाला जो वाक्य है वो कैसा है, संयुक्त वाक्य है। अब अगला है क्या, मिश्र वाक्य की कैसे हम पहचान करेंगे। दोनों वाक्यों में एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य गौण होता है, ठीक है ना। और जब आपस में ये किन चीजों से जुड़े रहते हैं, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, इन सब से जुड़े रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य बोलेंगे। अब बात करते हैं वाक्य रूपांतरण के लिए भी क्वेश्चन आता है, साथ में सेंटेंस के साथ आपको कहते हैं डायरेक्ट पहचान लो, या फिर कई बार कहते हैं आप रूपांतरण करो। जैसे अगर सरल वाक्य है तो धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे। अगर ये वाक्य क्या है, सरल वाक्य है, तो और आपको कहा कि संयुक्त वाक्य में चेंज करो, तो संयुक्त वाक्य में हमने देखा था ना, और, तथा, इस तरीके से हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो धूप निकली और बच्चे खेलने लगे, तो यहाँ पर और क्या है, एक योजक चिन्ह है, किसका, संयुक्त वाक्य का। अगर हमें इसी वाक्य को मिश्र वाक्य में चेंज करना है तो हमने देखा था जैसे वैसे, इस टाइप का अगर हम यूज कर लें, ठीक है ना, तो जैसे धूप निकली वैसे ही बच्चे खेलने लगे, तो इस तरीके से वाक्य रूपांतरण भी हो जाता है। अब बात करते हैं वाक्य के साथ ही उपवाक्य भी जुड़ा होता है, और उपवाक्य भी आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य की जब आप पहचान करोगे, क्लास 10 में बहुत ज़्यादा डीपली करके आपको नहीं लेकर गए हैं। अब अगर आप देख लो ना कि सामान्यतः जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं उसका योजक शब्द की से जुड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल में है, राम ने कहा कि मैं यहीं पढ़ूंगा, तो ये कि मैं यहीं पढ़ूंगा, ये क्या है, एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह क्या कर रही है, तो ये पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल हो गया किसका, संज्ञा आश्रित उपवाक्य का। अब बात करते हैं दूसरा क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। इस उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे, तो इसमें कौन कौन से शब्द जो है आपका प्रयोग हुआ रहता है, जो, जिसे, जिसका, जिसमें, जैसा, जितना। अगर ये आपको सारे शब्द दिखे तो आप वहीं से समझ लेना कि ये कैसा वाक्य है, विशेषण आश्रित जो है उपवाक्य है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, ठीक है ना। तो वह आदमी जो कल आया था, तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका हो गया, जो अंडरलाइन हुआ पड़ा है, ये कि विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अब तीसरी बात करते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, इसमें जो है ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, जब, जहां, जिधर, ज्यों, यद्यपि। ऐसे अगर आपको जो है उसमें शब्द दिखे तो आप समझ लोगे कि ये कैसा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो एग्जाम्पल हो गया वो किसका हो गया, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में भी आए, और क्योंकि एग्जाम में आए तो आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करना कितना ज़्यादा आसान है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आप ऑफिस जाएंगे या पार्क। ये किस
तरीके के जो है वाक्य हैं। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ऑफिस जाएंगे या पार्क। तो अगर अभी हमने क्या देखा था कि संयुक्त वाक्य का ही योजक चिन्ह क्या है, या अथवा, ये दोनों के दोनों जो है संयुक्त वाक्य का ही योजक चिन्ह है। तो यहीं से इस या से हमें क्या पता चल गया कि ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का क वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरजा आई और चली गई, वाक्य का सरल रूप इनमें से आपको चुनना है। तो नीरजा आई और चली गई, और से हमें क्या पता चलता है कि ये जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य का है, पर हमसे क्या चाहते हैं कि आप इसको सरल रूप में परिवर्तित करो। ठीक है ना, सरल रूप में परिवर्तित करेंगे तो जैसे ही नीरजा आई वो चली गई, जैसे टाइप की तो चीज़ें यूज़ होती नहीं है। नीरजा आई और गई और भी यूज़ नहीं हो सकता सरल वाक्य में। नीरजा आई और खड़े खड़े चली गई और तो यूज़ हो ही नहीं सकता। ये जो है ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, नीरजा आकर चली गई, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमाने वाला खाएगा, वाक्य का मिश्र वाक्य के रूप में मतलब क्या होगा। मतलब आपको ये बताया है इन्होंने कि इसको आप क्या करो, मिश्र वाक्य में परिवर्तित करो। मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए आपको जो चीज़ें कुछ याद होना चाहिए कि हम क्या इसमें लगाएंगे तो हमारा ये मिश्र वाक्य बन जाएगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, कमाने वाला ही खाता है, ये भी सरल वाक्य मुझे दिख रहा है। कमाने वाला ही खाएगा, सरल वाक्य ही है। जैसे ही वह कमाएगा तब से खाएगा, ठीक है ना, ये है जो कमाएगा वो खाएगा। तो इसमें से आप देखोगे कि आपका जो ये वाला जो ऑप्शन है ना घ, ठीक है ना, लास्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन, ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जो है वो भी किसका एक निशान है, इसका मतलब जो योजक चिन्ह है वो मिश्र वाक्य का है। और ये आप सेंटेंस, ये जो ग वाला देखोगे ना, जैसे ही वो कमाएगा तब से खाएगा, ये तो सेंटेंस का मतलब सही फॉर्म ही नहीं है, इस वजह से आपका घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसलिए पास हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया था, ये वाक्य किस भेद से संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पर भी दो सेंटेंस यूज हो रहा है, तो या तो ये संयुक्त वाक्य है या फिर ये मिश्रित वाक्य है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य तो हो सकता नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये जो क्योंकि है ना, ये किसका योजक चिन्ह है। अगर मुझे पता चल गया कि ये क्योंकि किसका योजक चिन्ह है, तो ये किसका योजक चिन्ह है, मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है, जिस वजह से हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। सत्य तो बोलो लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जो कटु हो। ये किस तरीके का वाक्य है। किंतु परंतु मैंने आपको क्या बताया था, किसमें मिला था, हमें संयुक्त वाक्य में मिला था, तो संयुक्त वाक्य यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा, ये किसका उदाहरण है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है जब तब हमें किसमें देखने को मिला था, मिश्र वाक्य के योजक चिन्ह में मिला था, तो इस वजह से 6 क्वेश्चन का भी आपका ये ग ऑप्शन मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं, ये किसका उदाहरण है। मुसीबत आ जाए तो जो है भागना उचित नहीं है, तो ये जो तो है ना वर्ड, ये भी आपका किसका योजक चिन्ह होता है, ये भी मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन का भी ग ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मैं जानती थी कि सुमन जरूर नृत्य करेगी, वाक्य में कौन सा उपवाक्य है। अब तक हमने जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद कर रहे थे, अब कुछ क्वेश्चन जो है उपवाक्य के भी देख लेते हैं कि उपवाक्य में किस तरीके से जो है, मैंने जैसे आपको बताया था कि उपवाक्य का ना सबसे एग्जाम्पल तो की वाला, की से तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये कैसा संज्ञा जो है आश्रित उपवाक्य है, तो जिस वजह से हमारा ये संज्ञा उपवाक्य आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं जानती थी कि सुमन जरूर नृत्य करेगी, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो केले तुम लाए थे वह बहुत मीठे हैं, वाक्य में कौन सा उपवाक्य यूज किया गया है, ठीक है। तो जो केले तुम लाए थे वह बहुत मीठे हैं, तो हम कहाँ से, यहाँ से हम यूज कर पाएंगे कि ये जो है किस में आ रहा था, तो ये जो आ रहा था हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य का जो है योजक चिन्ह है, तो विशेषण जो है हमारा कहाँ मिल रहा है, क वाले ऑप्शन में, तो ये हमारा क ऑप्शन करेक्ट हो गया। और ऐसे भी ना सेंटेंस देखकर भी आप पता कर सकते हो कि जो केले तुम लाए थे वो बहुत मीठे हैं, मतलब उसकी विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मीठे केले की विशेषता बताई जा रही है किसके साथ, जो केले तुम लाए थे उसके साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सेंटेंस पढ़ के भी पता कर सकते हैं, और बाकी तो मैंने शब्दों से आपको बता ही दिया है कि उसको आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यों ही सवेरा होता है चिड़िया चहचहाने लगती है, इसमें कौन सा उपवाक्य है। हमने देखा था कि जो ज्यों वाला शब्द है ये किस में आता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य में आता है,
जिस वजह से हमारा यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजी है, इसमें से इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेन जो आपको काम करना है ना, इन शब्दों को, ये जो हिंट है ना, कैसे पहचान करेंगे, ये आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं रह जाता है। 5 से 10 मिनट आप लिख के देखोगे ना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरीके से आपका वाच्य जो है क्लियर हो जाएगा और आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वाच्य होता क्या है। हालांकि इसका जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कभी नहीं पूछा जाता कि वाच्य किसे कहते हैं, बट स्टिल हम देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से ये पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय जो है वो कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, इनमें से क्या है, जिस चीज से हमें पता चलता है उसे ही वाच्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है वाच्य के भेद। वाच्य के जो भेद हैं वो है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो इसमें क्या है, कृतवाच्य में कर्ता यानी कि काम को करने वाला प्रधान होता है। जो काम करता है उसी को हेड मानकर जो है ये सेंटेंस बनाया जाता है। तो इस टाइप के जो वाच्य होते हैं उसे कृतवाच्य बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि रमेश ने केला खाया, तो यहाँ पर पूरा जो है प्रधान कौन है कि रमेश। ठीक है, यहाँ पर मोहन साइकिल चलाता है, तो यहाँ पर मेन कौन है, मोहन है। ठीक है, तो जहाँ पर कर्ता हो प्रधान वो होता है कृतवाच्य। तो वही दूसरी तरफ है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जो काम है वो प्रधान होता है, काम करने वाला नहीं, बल्कि जो काम है, जो चीज है, काम हो रहा है, एक्शन है, वो प्रधान होता है। लाइक शिकारी द्वारा शिकार की जाती है, तो यहाँ पर शिकार करने की बात को ज्यादा प्रधानता देते हुए जो है बनाया गया है। या दूसरा सेंटेंस, राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो पत्र लिखने पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं आपके कर्मवाच्य। तो वहीं तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में ना तो कर्ता प्रधान होता है ना ही कर्म प्रधान होता है, बल्कि भाववाच्य में जो इमोशंस होते हैं, जो भाव होते हैं, वो प्रधान होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका है, वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जा रहा। ठीक है ना, तो इस टाइप के जो है आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे भाववाच्य में। अब देखिए, सबसे पहले आप बात करते हैं कि वाच्य परिवर्तन, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप जो है इस सेंटेंस को एक वाक्य दे देंगे और कहेंगे इसको आप कर्मवाच्य में बदलिए, इसको आप भाववाच्य में बदलिए। तो अगर आप कृतवाच्य से कर्मवाच्य में सेंटेंस को परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ठीक है ना, जब कृतवाच्य होगा तो कर्ता के साथ अगर कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दो और उसके साथ या तो से लगता है या फिर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर कोई भी सेंटेंस अभी एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें सही समझ में आएंगी। जैसे राहुल ने अच्छी कविता लिखी, तो जब हम इसको कर्मवाच्य में चेंज करेंगे ना तो ये ने हटा दिया जाएगा और फिर यहाँ पे द्वारा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कर्म के साथ अगर कोई परसर्ग है तो उसे भी हटा दिया जाता है। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित की जाती है। ठीक है ना, जो भी मुख्य क्रिया है उसको सामान्य भूतकाल में जरूर परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो भी रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। तो इतने पॉइंट्स है आपको जो याद रखने हैं, बाकी एग्जाम्पल से ना आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। जैसे सेंटेंस में कृतवाच्य में क्या बोला, राहुल ने अच्छी कविता लिखी, तो ये कृतवाच्य है। कर्मवाच्य में जब हम चेंज करेंगे तो राहुल द्वारा अच्छी कविता लिखी गई। ठीक है ना, यहाँ पर कर्ता को सबसे ज्यादा प्रधान मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो काम है ना, कर्म है, उसको ज्यादा प्रधान मानेंगे। कविता लिखने वाले की जो बात हो रही है ना, उस चीज को ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप हमेशा देखोगे ना, कर्मवाच्य में द्वारा जरूर दिखता है हमें, या तो द्वारा दिखेगा या से दिखेगा। ठीक है, तो राहुल द्वारा अच्छी कविता लिखी गई। अब नेक्स्ट क्या है, चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। ओके, पंडित जी पूजा करते हैं, तो पंडित जी से पूजा की जाती है। ठीक है ना, इस टाइप के भी एक आध सेंटेंस देखने को मिल जाता है, इस वजह से मैंने एग्जाम्पल में इसको डाल लिया है। पिताजी खिलौने लाए, पिताजी द्वारा खिलौने लाए गए। रितिका ने नमकीन खाई, रितिका द्वारा नमकीन खाई गई। होपफुली अब आपको कृतवाच्य और कर्मवाच्य में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सिंपल आपको जो है अगर ये सेंटेंस देगा आप आसानी से उसमें द्वारा नहीं तो से लगा के उसको आराम से चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर कोई सेंटेंस जो है, कोई वाक्य कृतवाच्य में है और उसको भाववाच्य में बदलना है तो कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। इसमें जो विभक्ति है वो से लगा दिया जाता है, उसमें तो मोस्टली आपका जो है द्वारा ही है। ठीक है ना, वो तो कभी कभार जो है आपको देखने को मिलेगा, बाकी इसमें काफ़ी कुछ है जिससे काफ़ी आपको अलग दिखेगा।
क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया को रूप को जोड़ा जाता है। क्रिया को जो है एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में परिवर्तित किया जाता है। हमेशा ये तीनों चीजें फिक्स होती हैं और आवश्यकता अनुसार अगर कहीं पे नहीं का प्रयोग करना है तो वहां पर जहां पर भी जरूरत पड़े तो वहां पर नहीं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राधा नहीं हंसती, ये एग्जाम्पल है कृतवाच्य का। जब हम भाववाच्य में करेंगे तो राधा से हंसा नहीं जाता, हम इतना काम नहीं कर सकते, ये कृतवाच्य है। लेकिन भाववाच्य में जब हम करेंगे हमसे इतना काम नहीं किया जाता। चलो अब सोते हैं, ये कृतवाच्य है। लेकिन भाववाच्य क्या बोलेगा, चलो अब सोया जाए। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, इस टाइप के जो है आपको भाववाच्य में देखने को मिलेगा। उल्लू रात को जागते हैं, उल्लू से रात को जगा जाता है। कछुआ दौड़ नहीं सका, कछुए से दौड़ा नहीं गया। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि जब मतलब कि अगर हमारा वाक्य वर्तमान में है तो वर्तमान में ही चेंज होगा, भूतकाल में है तो भूतकाल में ही चेंज होगा। अब देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो जिस टाइप के आपके एग्जाम में एकदम देखने को मिलेंगे, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राकेश से रोया नहीं जाता, इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलना है। सबसे पहली बात तो इसको पढ़ते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये किस तरीके के वाच्य का उदाहरण है। राकेश से रोया नहीं जाता, अभी हमने पढ़ा कि ये किस टाइप का होता है, कि भाववाच्य है और भाववाच्य से कृतवाच्य में चेंज करना है। या तो आप ये सोच लो कि इसको किस तरीके से परिवर्तित करके इन्होंने ये बनाया होगा। तो जब ये सेंटेंस, जब ये वाक्य कृतवाच्य में रहा होगा तो कैसा रहा होगा, राकेश नहीं रोता है, तभी उसको चेंज करके होगा राकेश से रोया नहीं जाता, क्योंकि ये द्वारा वाला, ठीक है ना, ये तो आपका चला जाएगा कर्मवाच्य में। राकेश रोने के लिए उत्सुक है, ये तो यहाँ पर आ नहीं सकता, ठीक है ना, तो आपका ख वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है। चारों सेंटेंस को पढ़ना और पता करना है कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। आओ वहां बैठे, कृतवाच्य का उदाहरण है। आओ वहां बैठा जाए, यही आपका एग्जाम्पल किसका है, भाववाच्य का। आओ अब वहां बैठते हैं, ये भी कृतवाच्य है और ये भी कृतवाच्य है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाला वाक्य छाटिए। इसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि कृतवाच्य वाला है, ठीक है ना। अब तक आपको सभी को पता चल चुका है कि कौन कौन सा वाक्य से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या। अभी ये देखिए, छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ, जैसे ही द्वारा आया कर्मवाच्य का है। छात्रों से सभी का स्वागत करवाया गया, ठीक है ना, ये भी जो एग्जाम्पल है वो कर्मवाच्य का ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, छात्रों ने सभी का स्वागत किया, ये एग्जाम्पल है किसका, कृतवाच्य का। द्वारा लग गया तो ये भी आपका किसका में हो गया, कर्मवाच्य में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, इसको भाववाच्य में बदलना है। पक्षी जो है बाग छोड़कर नहीं गए। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। अब उड़ा नहीं जाता, उड़ा नहीं गया, दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ख वाला होगा या फिर घ वाला होगा। तो मैंने आपको क्या कहा, ये भी आपको देखना पड़ता है कि अगर भूतकाल में है तो परिवर्तित होकर भी भूतकाल में ही रहेगा। तो पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, तो इसका जो करेक्ट आंसर ख वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। क्यों, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। अगर सेंटेंस, अगर यहाँ पर ये होता ना कि पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ते तो ये हो सकता था, लेकिन अभी नहीं उड़े तो भूतकाल में बात हो रही है, तो परिवर्तित होकर भी भूतकाल में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदार साहब ने पान खाया, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में बदलना है मतलब कि द्वारा तो जरूर यूज होगा। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे द्वारा दिख रहा है, क में भी दिख रहा है और साथ ही साथ घ में भी दिख रहा है। पर पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर पान खाया है, मतलब यहाँ पर जो सेंटेंस वाक्य भूतकाल का है और ये तो वर्तमान काल का सेंटेंस है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, इस वाक्य को देखकर आपको जो है वाच्य बदलना है। द्वारा आ गया, आई डोंट थिंक सो, कि किसी को भी डाउट होगा, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कर्मवाच्य का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है। जब क्रिया का जो प्रयोग है ना वो कर्ता के लिंग, वचन या कारक के अनुसार होता है, मतलब कि यहाँ पर कर्ता प्रधान है, तो वो एग्जाम्पल किसका होगा, तो वो किसका हो जाएगा, कृतवाच्य का हो जाएगा। तो ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहां पर कौन सा वाच्य होता है, तो वहां पर जो वाच्य होगा कर्म की प्रधानता है, तो वहां पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म को छोड़कर अन्य से हो, ना तो कर्ता से हो ना ही कर्म से हो बल्कि अन्य चीजों से हो, तो उसे वो क्या कहलाता है। तो देखिए,
जब उसमें कर्ता का संबंध रहेगा कृतवाची कहलाएगा, कर्म से संबंध रहेगा कर्मवाची कहलाएगा, जब किसी और अन्य चीज से, इमोशन से, भाव से होगा तो उसको भाववाची बोलेंगे। ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, भाववाच्य में सदैव जो क्रिया है ना वो किस तरीके की रहती है। ये मैंने आपको जो हमने पढ़ा था वाच्य परिवर्तन, वहां पर भी मैंने बताया था कि ये चीज फिक्स है और आप इसको अच्छे तरीके से रट लो कि भाववाच्य में जो हमेशा होता है ना वो क्रिया किस रूप में होता है, अन्य पुरुष में होता है, पुल्लिंग में होता है और एक वचन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन का आपका क वाला ऑप्शन करेक्ट है। और इसी के साथ हमारे ये जो पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर। ये जो आपका रस का टॉपिक है इसमें से आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में पूरे 4 मार्क्स बनते हैं। वैसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन उसमें से आपको कोई 4 ही अटैम्प्ट करना होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और साथ ही में आसान भी है। एक बार पढ़ के आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब तक बेसिक ही नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चंस को करोगे कैसे। रस होता क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है सिंपल आनंद। किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। और रस के टोटल 11 प्रकार होते हैं। ये सारे रस पढ़ेंगे और सारे रस के जो स्थायी भाव हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, उसी से आप रस को पहचानोगे। और एमसीक्यू टाइप में तो आपसे डायरेक्टली स्थायी भाव पूछ भी लिया जाएगा। तो पहला रस कौन सा है? श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? रति है। रति मतलब प्रेम होता है। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रति या फिर प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। श्रृंगार रस में सौंदर्य, सुंदरवन, वसंत ऋतु, प्रकृति, इन सब का वर्णन होता है। हालांकि श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। संयोग तब होता है जब नायक और नायिका का आपस में मिलन हो रहा होता है, तब तो संयोग रस है। लेकिन अगर किसी वजह से वो बिछड़ रहे हैं, ठीक है ना, उसके वियोग में अगर मतलब प्रेम के वियोग में अगर वो काव्य चल रहा है तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ताकि आप देख सको, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तभी आपके इस टाइप के ही आपको 2 लाइन दिया हुआ रहेगा और आप पूछेंगे कि इस वाले काव्य में कौन सा जो है रस यूज किया गया है। जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दियो भाल। ठीक है, तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल मतलब यहाँ पर जो जितनी भी मीरा या राधा जो भी है वो कृष्ण से शायद बोल रही हैं, या फिर गोपियों का भी हो सकता है ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है श्रृंगार रस दिख रहा है। उसके अलावा दूसरा भी एग्जाम्पल है, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बाबले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। ठीक है, इस तरीके से आप सीधा सीधा पता कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो रस है वो है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत किसी के वेशभूषा, उसकी वाणी, उसकी शारीरिक बनावट, इन सबको देखकर मन में हास्य का भाव उत्पन्न होता है। जैसे इसको पढ़ेंगे तो इसमें जो आपको हंसी थोड़ी सी आएगी, एक हास्य का भाव उत्पन्न होगा। जैसे सीरा पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे, दासी को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। ठीक है ना, अब आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये आप पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये हास्य रस है। तीसरा क्या है? वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस पूछते हैं कई बार, इसलिए आप याद रखना। जैसे वीर रस है तो वीर रस का मतलब बहादुरी नहीं, मतलब बहादुरी तो है लेकिन उसका स्थायी भाव उत्साह है, उत्साह। इसके अंतर्गत युद्ध या फिर किसी कठिन काम को करने के लिए मन में उत्साह का जो भाव उत्पन्न होता है उसी को वीर रस बोलते हैं। जैसे ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और इससे क्वेश्चन पूछते भी हैं, कई बार ये रिपीट हो जाता है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर जो है वीर रस दिखता है। नेक्स्ट है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है ना, करुण रस मतलब जिसमें भी शोक की बात चलेगी वो होगा करुण रस, जिसमें किसी प्रिय वस्तु का विनाश हो जाएगा, अपने से बिछड़ना हो जाएगा, तो जो उससे मन में दुख उत्पन्न होगा उसमें करुण रस होगा। ठीक है, सीता गई तुम भी चले कि भी ना जाऊंगा यहाँ, जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहाँ। ठीक है ना, तो जो जहाँ पे शोक भाव उत्पन्न होगा वो करुण रस होगा। इसके अलावा शांत रस है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है या फिर उदासीनता है। इसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कोई संसार से वैरागी ले लिया, प्रभु या परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर जब मन को शांति मिलती है और इस टाइप का आपको काव्य दिख रहा है तो वहां पर दिखेगा शांत रस। ठीक है, जब मैं था तब हरी नाही, जब हरी है तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया अब दीपक देखिया माही। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इंसान बड़ा बैरागी होकर ये जो है काव्य लिखा हुआ है।
नेक्स्ट है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। हालांकि जो है अद्भुत रस का जो स्थायी भाव आश्चर्य और विस्मय दोनों एक ही शब्द हैं, तो कभी कभी आपसे अलग भी मतलब थोड़ा सा उसके सिनोनियम जो पर्यायवाची बोलते हैं वो भी लिख लेते हैं, तो आपको इन सब का भी ख्याल रखना होगा। इसके अंदर किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में आश्चर्य होता है या फिर विस्मय का जो भाव उत्पन्न होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अद्भुत रस हो गया है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकाल विश्व की माया, क्षण भर को बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। जब यशोदा माँ कृष्ण के मुंह में पूरी दुनिया देखती हैं, तो उसमें जो है पूरा आश्चर्यजनक जो है, और वहीं पर वो कैसा रस दिखता है, अद्भुत रस दिखता है। अगला है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर किसी व्यक्ति को देखकर या फिर किसी घटना का वर्णन करते समय मन में जो भय या फिर डर का भाव उत्पन्न होता है, तो भयानक रस है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। एक तरफ अजगर थी, एक तरफ मृगराय था, अब बटोही जो है बीच में खड़ा हुआ था, और तो वो क्या मूर्छा खा गया। तो यहाँ पर जो है सारी की सारी चीजें जो है डरावनी दिख रही हैं, तो यहाँ पर यह भयानक रस है। नेक्स्ट है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है ना, स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। किसी भी के बात सुनकर जब मन में एक क्रोध की भावना हो जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। ये एग्जाम्पल गाइस, मैंने वो सारे एग्जाम्पल वही उठाए जो कि सीबीएसई ने पूछे हुए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको यही एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में जो है देखने को मिल सकता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है ना, तो क्रोध रौद्र रस में तो हमेशा कुछ ना कुछ क्रोध या गुस्सा वाला सेंटेंस आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, वहां से आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव घृणा होता है। इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकर या सुनकर या देखकर मन में घृणा या फिर नफरत का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर दिखता है कौन सा रस, बीभत्स रस। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आते, शव जीभ खींचकर कौए चुभला चुभला कर खाते। तो देख रहे हो कि शव को खाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे घृणा का मन में तो अपने आप ही आएगा। तो यहाँ पर कौन सा रस है, बीभत्स रस का एग्जाम्पल है। अब 2 रस और रह गए हमारे, उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। वात्सल्य रस जो होता है, इसका स्थायी भाव जो है वात्सल्यता ही होता है। इसके अंतर्गत माता का संतान के प्रति प्रेम हो सकता है, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुजन का शिष्य के प्रति प्रेम, ये सारे भाव जो है दिखते हैं, तब वहाँ पर होगा वात्सल्य रस। जैसे यहाँ पर यशोदा और उनके नंदलाल के बीच में जो है वात्सल्य रस को दिखाया गया है। अब आखिरी वाला जो रस है वो भक्ति रस है। इसका स्थायी भाव देवरति मतलब देव के रति, देव प्रेम या फिर अनुराग होता है। इसके अंतर्गत ईश्वर की महिमा का वर्णन होता है। ठीक है ना, ईश्वर की जब महिमा का वर्णन हो तो वहां पर दिखता है भक्ति रस। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया और यहाँ पर भी आ ही गया दोबारा से। तो इसमें आपका कौन सा रस दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें एक भय का दिख रहा है पूरा पूरा, एक तरफ अजगर है, एक तरफ मृगराय है, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए, तो भय है, तो यहाँ पर कौन सा रस है, भयानक रस हो गया। नेक्स्ट है उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है। मैंने कहा था ये क्वेश्चन जो है ना गाइस, ये सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में भी डाला हुआ है। तो उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्साह है वो वीर रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है ना, जब हम अपने वीरता बहादुरी को दिखाने के लिए उत्साहित रहते हैं तो वहाँ पर वो वीर रस हमें दिखता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मैया मोरी चंद्र खिलौना लाऊ हो, जहियो कोटी घस पर अभी तेरे गोद न आई हो। इनमें से कौन सा रस हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है कि कृष्ण मतलब एक माता का एक पुत्र के बीच में संवाद दिख रहा है कि जब तक मेरा खिलौना नहीं लाओगे तो तुम्हारी गोद में मैं नहीं आऊँगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको कौन सा रस दिख गया, पिता कह रही हूँ, पुत्र और माता के बीच में प्रेम है, तो यहाँ पर कौन सा रस है, वात्सल्य रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायो जी में तो प्रेम राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। इनमें से कौन सा रस है, ठीक है ना, राम रतन धन पायो मतलब कि यहाँ पर भक्ति जो है महिमा दिखाई जा रही है भगवान को लेकर, तो यहाँ पर सीधा सीधा कौन सा रस हो जाएगा, भक्ति रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इनमें से कौन सा रस है, कह रहा है कि मैं सत्य हूँ, मुझे सुकुमार मत समझो, यमराज से भी मैं लड़ सकता हूँ, मतलब यमराज से भी लड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पर उसका वीरता दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रस हो गया, वीर रस हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। बीभत्स रस हमने पढ़ा था जिसका स्थायी भाव क्या होता है, घृणा। और घृणा अगर कभी कभी एग्जाम में ना रहे तो जुगुप्सा लिखा हो सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन में दोनों दे दिया ताकि आप जो है यहाँ पर याद रख सको कि घृणा की जगह जुगुप्सा भी हो सकता है। और बीभत्स रस क्या है, वही घृणा को ही दिखाता है, नफरत को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस काल करे क्रोध के तन कांपने लगा, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। क्रोध जैसे ही आ गया आप डायरेक्टली समझ लो कि यहाँ पर कौन सा रस है, रौद्र रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों का स्थायी भाव क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मतलब दिख रहा है, यहाँ पर हमें एक शोक की स्थिति दिख रही है कि क्यों किसी के पति के मतलब बिछड़ने का जो है दुख यहाँ पर दिख रहा है, तो एक शोक की जो है भावना दिख रही है। और अगर हमसे पूछते कि रस कौन सा है, तो रस तो इसमें करुण रस होगा, लेकिन स्थायी भाव ही पूछा है तो इस वजह से शोक, ये ग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। इसमें कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, तो शोक जैसे ही वर्ड आ गया डायरेक्टली अगर वो आपको शब्द दिख जाए ना जो स्थायी भाव होता है, तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है। शोक जो है स्थायी भाव किसका है, ये आपका स्थायी भाव है करुण रस का, तो जिस वजह से हमारा जो है ये ग ऑप्शन करुण रस हो जाएगा। इस पंक्ति में जो है करुण रस का प्रयोग हुआ है। और अब का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विस्मय स्थायी भाव किस रस का है। मैंने आपको बताया था विस्मय जो है किसका स्थायी भाव है, जब आश्चर्यजनक का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर होता है अद्भुत रस, ठीक है ना, अद्भुत रस। तो ये इसका ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। होपफुली अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से देखा होगा ना, तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही गए होंगे, क्योंकि कुछ भी टफ इसमें है नहीं। एक बार आपको सिर्फ ये चीज़ पता होना चाहिए, इसको अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। वीडियो को देखने के बाद पद परिचय जो है सबसे आसान लगने लगेगा आपको, क्योंकि हम इसमें कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे किस तरीके से पद परिचय को पहचानते हैं। और स्पेशली जब आपके एमसीक्यू के फॉर्म में अगर पद परिचय आता है तो वो क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पद परिचय होता क्या है, तो वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग करते हैं तो हर एक शब्द को क्या बोला जाता है, पद बोलते हैं। और उन शब्दों को व्याकरण के आधार पर अगर हम उनका परिचय दें तो उसी को तो पद परिचय बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली हम पद परिचय देते समय जो है हमें उस पद के बारे में पूरा परिचय देना होता है, जैसे वो पर्टिकुलर चीज़ संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या फिर वो लिंग है, मतलब उसका कौन सा लिंग है, वचन है, कौन से कारक के भेद यूज़ किए गए हैं, कौन सा अव्यय यूज़ किया गया है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जब नॉर्मली हमारा इस तरीके से पहले एग्जाम में आता था तो हमसे एक जो है पूरा एक वाक्य दिया रहता था और बोलते थे कि इनमें से सबका क्या करो, पद परिचय लिखो। तो हम एक एक शब्द को उठाते थे, जैसे कि सुरेश है, सुरेश एक नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग तो है ही, ठीक है ना। एक वचन है सुरेश, और उसके अलावा ये सुरेश 9वीं कक्षा में खड़ा है या पढ़ता है, जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सुरेश है वो क्या है, करता है, तो यहाँ पर कर्ता कारक है, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। अगर 9वीं के अंदर पूछे तो 9वीं क्या है, एक संख्यावाचक विशेषण है। 9वीं जो शब्द है ना अपने आप में स्त्रीलिंग का शब्द है, 9वीं एक वचन है और कक्षा का विशेषण यहाँ पर यूज कर रहा है, ठीक है। अगर कक्षा में देखें तो ये जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग को डिनोट करता है, ये वर्ड एक वचन है और यहाँ पर अधिकरण कारक यूज हो रहा है, ठीक है ना। जहाँ पर भी आपको इस तरीके से दिखे में तो वहाँ पर अधिकरण कारक यूज हो रहा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये खड़ा जो है, यहाँ पर एक वर्ड है, वो क्या है, क्रिया है। और कौन सा वाला क्रिया है, आक्रमक क्रिया है, एक वचन है, ये पुल्लिंग है, वर्तमान काल है। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि किसी भी वाक्य के अंदर अगर मुझे कुछ भी हाईलाइट करके दे दे, रेखांकित करके दे दे, तो हम आसानी से उसका पद परिचय निकाल सकते हैं। उस तरीके से आपका ये देखिए, सफेद हाथी तेज दौड़ता है, तो सफेद क्या है, एक गुणवाचक विशेषण है, एक वचन यूज किया गया है, पुल्लिंग है, और किसकी विशेषता बता रही है, जो सफेद है कि हाथी का ही तो विशेषण है। अब हाथी जो है जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तेज जो है यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कोई भी काम कितनी जल्दी हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण और यहाँ पर अव्यय यूज हो रहा है। दौड़ता आपका क्या है, आकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल में यूज किया गया है, पूरे वाक्य के अंदर पुल्लिंग है और एक वचन है, ठीक है ना। तो इतने से तो आपको काफी आइडिया लग गया होगा। अब मैं आपको थोड़े से ना गाइस प्रैक्टिस कराने से पहले आई थिंक आपका जो है ना यहाँ पर उल्टा सीधा हो गया है आपका, हाँ,
पद परिचय को कैसे पहचानते हैं? मेनली अगर हम एमसीक्यू करते हैं ना, तो अगर मुझे इतनी थोड़ी सी भी चीज पता चल गई तो वो क्वेश्चन मेरा डेफिनेटली करेक्ट होने वाला है। अगर आपका रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव या फिर जाति आदि के बारे में बात करे तो आप तुरंत पकड़ लो कि वो क्या है, संज्ञा है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने बेसिक चीजें पढ़ा हुआ है, संज्ञा के थोड़े मोड़े भेद तो आपको पता है कि आप देख के पता कर सकते हो कि ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। उस तरीके से रेखांकित शब्द अगर संज्ञा के स्थान पर शब्द जो प्रयोग होते हैं उसको हम सर्वनाम बोलते हैं, जैसे कि मेरा है, मैं है, तुम है, आपका है, उस है, वह है। तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो इन सेंटेंस को देख के ही पता, मतलब ये अगर वाक्य आपको ये शब्द दिख गया तो आप पकड़ लोगे कि ये सर्वनाम है। बाकी सर्वनाम के भी बहुत सारे भेद हैं, ठीक है ना। अब विशेषण कैसे पता कर पाते हैं? अगर कोई रेखांकित शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता बताए, मतलब कि वो वस्तु या वो स्थान कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है, उसकी जो विशेषता होती है ना, उसको हम पकड़ लेते हैं आसानी से, क्या है वो चीज, विशेषण है। अब अगर कोई रेखांकित शब्द क्रिया की विशेषता बताए, मतलब जो काम हो रहा है उसकी विशेषता बताए कि क्रिया कब हो रही है, कल हुई, अभी हुई, दिन भर हुई, क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप हो रही है, अवश्य हो रही है, तेजी से हो रही है, क्रिया कहाँ पर हो रही है, अंदर हो रही है, ऊपर हो रही है, आसपास हो रही, और कितनी मात्रा में हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, मतलब काम के ऊपर जो विशेषता होती है ना उसमें, और वही शब्द आपका रेखांकित है तो वो क्या है, आपका क्रिया विशेषण है। अब बात करते हैं किसी रेखांकित शब्द किसी दो या अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक संज्ञा हो या सर्वनाम के बीच में अगर संबंध दर्शाता है तो वो संबंध बोधक अव्यय है। जैसे कि वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, तो वहां पर हम क्या पकड़ लेंगे कि ये संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा अव्यय क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें आपको जो है ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, और, अतएव, इसलिए, लेकिन, ठीक है ना, ये दो वाक्यों के बीच को जोड़ने का काम करता है। अब विस्मयादि बोधक जो है रेखांकित शब्द से हमें ये पता चलता है कि बड़ा विस्मय की स्थिति हो गई है, या तो बहुत खुशी है, बहुत घृणा है, दुख है, पीड़ा है, जैसे हम बोलते हैं अरे वाह, अच्छा, ठीक है ना। तो ये जो इमोशंस आते हैं एकदम से, तो वो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। रेखांकित शब्द जब किसी बात पर ज्यादा भार दर्शाता है तो वो क्या होता है, निपात होता है। हालांकि इस पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भी, तो, तक, केवल ही, ऐसे शब्द आ जाएं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लेकर चलती हूँ कि आप देखोगे कि इसको करना कितना आसान है, हमें कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, रेखांकित शब्द का पद परिचय आप बताइए। तो यहाँ पर हमें पूरे से मतलब नहीं, सिर्फ मुंशी प्रेमचंद पे इन्होंने रेखांकित किया है, तो हम इसको देखेंगे मुंशी प्रेमचंद। पहली बात तो नाम है तो संज्ञा तो है ही, सारे ऑप्शन में संज्ञा दिख रहा है। अब हम पता करते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से दो ऑप्शन हो गए, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन भी है ही, उसके बाद पुल्लिंग भी है। अब सिर्फ कंफ्यूजन ये है कि कर्म कारक है कि कर्ता कारक। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जो है कर्ता है, ये काम करने वाला इंसान है, तो इसका मतलब आपका ग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, इसमें रेखांकित शब्द का पद परिचय देना है, मतलब दिल्ली का जो है पद परिचय देना है। अब दिल्ली क्या है, दिल्ली भी आपका क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दिल्ली एक स्थान का नाम है, तो एक वचन तो है ही, पुल्लिंग भी है। अब देखिए यहाँ पर भी दो ऑप्शन टकरा गए हमसे, ख और ग वाले। अब बात आती है कि यहाँ पर अधिकरण कारक यूज हो रहा है या फिर कर्म कारक यूज हो रहा है। अब दिल्ली जो है ना कर्म हो रहा है ना यहाँ पर उस काम को भी कर्म कारक भी यूज नहीं हो रहा, यहाँ पर यूज हो रहा है अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक का वैसे तो जहाँ पे भी पर लिखा होता है वहां पर हम मानते हैं, लेकिन कभी भी किसी स्थान का भी अगर कहीं पे बोध हो जाए तो वहां पर भी आप अधिकरण कारक याद रखोगे। आपका ख वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बालक बहुत मेधावी है, और इसमें हमें पद परिचय देना है यह का। यह जो है संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाली चीज है, तो है तो ये सर्वनाम, ठीक है ना। लेकिन कौन सा मतलब यह बालक बहुत ही मेधावी है, तो ये जो है ना आपका विशेषण है। कौन सा बालक, ये बालक, ठीक है ना। बालक यहाँ पर संज्ञा है, और उसको अगर कोई चीज मतलब एक शब्द उसमें जुड़े तो वो विशेषण कहला जाता है। तो ये सब यह से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये विशेषण तो है लेकिन कौन सा, सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण देखते ही हमारा जो है पूरा ऑप्शन जो है ये ग वाला ठीक हो जाएगा। और ये विशेषता किसकी बता रहा है, बालक की विशेषता बता रहा है, तो ग ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, अचानक वर्षा होने लगी, इसमें अचानक शब्द का पद परिचय देना है, ठीक है। अब ये जो अचानक वर्ड है ना,
वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए क्रिया विशेषण में ही कंफ्यूज कर दिया ना, बाकी इधर तो सब कुछ ऑप्शन सेम रखा हुआ है, सिर्फ आपको क्रिया विशेषण के भेद में आप कोई भी काम ना मतलब ध्यानपूर्वक करना, झटपट करना, अचानक करना, एकदम इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना वो किसके अंदर आते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर। तो 4 क्वेश्चन का आपका ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, रेखांकित शब्द का पद परिचय। अब यहाँ पे मुझे तुमने का रेखांकित शब्द है और इसका मुझे पद परिचय देना है। तो सबसे पहली बात कि हम सबसे पहले जानते हैं कि ये तुमने है क्या। तुमने कुछ भी आगे नहीं जुड़ा हुआ है तो विशेषण तो नहीं, ये डेफिनेटली क्या है, ये हमारा सर्वनाम है। और ये कैसा सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि तुम जो है मध्यम के अंदर डाला गया है तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इससे भी मुझे 2 ऑप्शन दिख रहा है। अब एक वचन है और इधर बहुवचन है, कर्ता कारक तो दोनों में ही यूज किया हुआ है। तो आप पता करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी एक जन के बारे में बात हो रही है, तो ये सेंटेंस एक वचन में होगा, तो क वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाह भारत मैच जीत गया। अब वाह जो है ना, अब यहाँ पर देखिए वाह को इन्होंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना, मतलब रेखांकित शब्द हमारा क्या है, वाह है। तो ये इस टाइप के मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसा अव्यय होता है, विस्मयादि सूचक अव्यय होता है। अब यहाँ से भी 2 ऑप्शन निकल कर आ गए, ख और घ वाला। तो यहाँ पर एक तो है शोक सूचक भाव की अभिव्यक्ति या फिर प्रसन्नता सूचक भाव की। अब भारत मैच जीत गया, इसमें शोक वाली तो कोई बात नहीं है ना, प्रसन्नता वाली ही बात है, इस वजह से घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें राष्ट्रभक्तों का सम्मान करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। अब ये जो सम्मान है ना एक भाव है जो कि इंसान के अंदर से आता है। तो सम्मान देखते ही हमें पता चल गया कि ये कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, कोई ऑप्शन में है नहीं, एक वचन तो है ही और पुल्लिंग है, तो घ ऑप्शन हो गया करेक्ट। वह नित्य ईश्वर की वंदना करता है, इसमें आपको पद परिचय बताना है, मतलब आपको बताना है कि जो नित्य शब्द है ना ये किस टाइप का क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना है। मतलब ईश्वर की वंदना कैसे करता है, नित्य करता है, तो क्रिया पे इसका हो रहा है पूरा असर। तो क्रिया विशेषण तो है ही, मान लो और भी ऑप्शन होता तो भी हम आसानी से पता कर सकते थे कि ये क्रिया विशेषण है। अब कौन सा क्रिया विशेषण है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, स्थान की बात में हो रही, निजवाचक है नहीं, रीतिवाचक मैंने आपको पहले ही बता दें, तो यह कैसा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो आपको जो है 10वीं जो शब्द है उसका पद परिचय देना है। तो 10वीं जो है क्या ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है या फिर अनिश्चित, हमें साफ साफ इसमें मतलब कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, निश्चित संख्यावाची विशेषण है, एक वचन तो है ही। और ये जो 10वीं शब्द है ना अपने आप में स्त्रीलिंग का शब्द है, पुल्लिंग बिल्कुल मत सोचिएगा कि राहुल की वजह से हम इसको पुल्लिंग मान ले, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 10वीं को हाईलाइट किया गया, हमें उसके बारे में सोचना है कि वो शब्द कैसा है, वो स्त्रीलिंग है, एक वचन है और यहाँ पर निश्चित संख्यावाची विशेषण को यूज किया गया है। अब हमारा 10th क्वेश्चन है, जब मैं पहुंचा तो विजय सो रहा था को किया रेखांकित और हमसे पूछा कि ये किस टाइप का क्रिया है, ठीक है ना। अब सोना जो शब्द है ना, अब जिसको ऐसा क्रिया जिसको कुछ जरूरत पड़े साथ में यूज करने की, ठीक है ना, उसको तो हम बोलते हैं सकर्मक, और जिसको कुछ नहीं यूज करने की जरूरत पड़े वो अकर्मक। तो अकर्मक क्रिया से जो है हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, अकर्मक क्रिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये भूतकाल में है या फिर सामान्य भूत में है, पुल्लिंग में है, एक वचन है, बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सेंटेंस है ना वो एक ही वचन में, जब मैं पहुंचा तो विजय सो रहा था, मतलब विजय सो रहा था, तो एक वचन की बात हो रही है, तो इस वजह से आपका क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी जो है आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी